आज बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक फिर से हम लोग लेकर आए हैं, डीएनए और आरएनए। आज समझेंगे डीएनए और आरएनए के बारे में। डीएनए आखिर होता क्या है, ये डीएनए पाया कहाँ पर जाता है और डीएनए का मुख्य फंक्शन क्या होता है, मुख्य कार्य क्या होता है डीएनए। उसके बाद समझेंगे हम लोग आरएनए को, आरएनए कहाँ पाया जाता है, आरएनए का काम क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे डीएनए, डीएनए का कार्य क्या होता है, डीएनए की संरचना कैसी होती है, डीएनए का निर्माण किन किन पदार्थों से मिलकर होता है। तो बात करेंगे हम डीएनए। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे डीएनए। डीएनए होता क्या है। डीएनए की अगर फुल फॉर्म की बात किया जाए तो डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। पूछा गया ये प्रश्न है कि डीएनए का फुल फॉर्म बताइए। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड ये डीएनए का फुल फॉर्म होता है। डीएनए पाया कहाँ पे जाता है। डीएनए जो होता है वो कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिका के केंद्रक, ये कोशिका है और कोशिका में होता है केंद्रक, केंद्रक में होते हैं गुणसूत्र, केंद्रक में होते हैं गुणसूत्र, गुणसूत्रों में ही पाया जाता है डीएनए, गुणसूत्रों में ही पाया जाता है डीएनए। आपको पता है कि मानव शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं, कुल कितने गुणसूत्रों की अगर बात किया जाए तो कुल जो होते हैं वो 46 गुणसूत्र होते हैं। जबकि अगर जोड़े में बात करें तो 23 जोड़े होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। गुणसूत्र के बारे में एक फैक्ट आपको और बता दें कि गुणसूत्र दो तरह के होते हैं, एक दैहिक गुणसूत्र, दूसरा है लैंगिक गुणसूत्र। एक दैहिक गुणसूत्र, दूसरा है लैंगिक गुणसूत्र। दैहिक गुणसूत्रों से क्या होता है कि शरीर की संरचना का निर्माण होता है, जबकि लैंगिक गुणसूत्र या लिंगिक गुणसूत्र जो होता है उससे जो होता है किसी भी व्यक्ति के लिंग निर्धारण होता है। लिंगिक गुणसूत्र से किसी भी व्यक्ति के लिंग निर्धारण होता है, एक मेल होगा या फीमेल होता है। ठीक है, तो बात करेंगे हम डीएनए। डीएनए को सबसे पहले देखा किसने था। डीएनए को सबसे पहले देखा कार्लसबर्ग ने। डीएनए को सबसे पहले देखा था कार्लसबर्ग ने। डीएनए की संरचना की अगर हम बात करें, इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे, इसको अभी ऐसे रहने दो। यहाँ पर बात करेंगे कि डीएनए बना किससे होता है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना हुआ होता है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना हुआ होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड, फास्फेट। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड, फास्फेट, पेंटोस, शर्करा, नाइट्रोजनी बेस और फास्फेट। पॉलीन्यूक्लियोटाइड इसलिए बोला जाता है क्योंकि पॉली मतलब होता है अनेक, यानी कि बहुत सारे। पॉली मतलब होता है बहुत सारे या फिर अनेक, यानी कि कई न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए का निर्माण करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है, ये जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जो एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, जो एक तरफ का टी और सी देख रहे हैं, इसके अंदर पेंटोस शुगर होता है और इसके बाहर नाइट्रोजनी क्षार, ये सब नाइट्रोजनी क्षार हैं, थायमिन और साइटोसिन। ठीक है, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, इसी को बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, यानी कि एक यहाँ न्यूक्लियोटाइड, एक यहाँ न्यूक्लियोटाइड, एक इधर न्यूक्लियोटाइड, एक इधर न्यूक्लियोटाइड, यानी कि ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड हो जाते हैं, जिस कारण इसे बोला जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये बातें सबको समझ में आ गई होगी, जिस कारण इसे बोला जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली मतलब होता है बहुत सारा या अनेक, अनेक न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। इधर भी न्यूक्लियोटाइड होता है, ये सब भी न्यूक्लियोटाइड हैं। ठीक है, भी बात करेंगे हम संरचना के बारे में। तो बात समझ में आया न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं और दूसरा है फास्फेट। न्यूक्लियोसाइड को यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले देखेंगे पेंटोस शर्करा, और दूसरा है नाइट्रोजनी बेस, तीसरा है फास्फेट। तो यहाँ पर नाइट्रोजनी बेस आपको पता है कि 2 तरह के होते हैं नाइट्रोजनी बेस, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडिन। नाइट्रोजनी बेस जिसे हम नाइट्रोजनी क्षार कहते हैं, एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पिरिमिडिन। प्यूरिन जो होते हैं वो एडेनिन और ग्वानिन से मिलकर बनते हैं, जबकि पिरिमिडिन थायमिन, साइटोसिन और यूरासिल से मिलकर बना होता है। डीएनए की अगर बात करें कि डीएनए में जो होता है एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन होता है, जबकि आरएनए में साइटोसिन की जगह क्या हो जाता है, थायमिन की जगह हो जाता है यूरासिल। नाइट्रोजनी बेस 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पिरिमिडिन।
प्यूरिन और पिरिमिडिन हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जबकि प्यूरिन जो होते हैं 2 भागों में बटे होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, जबकि पिरिमिडिन 3 भागों में बटे होते हैं, थायमिन, साइटोसिन, यूरासिल। यहाँ पर अब आके देखेंगे हम आरएनए में, जब आरएनए में जो होता है थायमिन की जगह यूरासिल नाइट्रोजनी बेस आ जाता है, जबकि डीएनए में ये चीज़ नहीं होता है। डीएनए में थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन होता है। अभी हम बात करेंगे कि एडेनिन ग्वानिन के बीच या फिर एडेनिन थायमिन के बीच कितने बंध पाए जाते हैं और ग्वानिन साइटोसिन के मध्य कितने बंध पाए जाते हैं। ये रहा डीएनए किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है। बात करेंगे इसकी संरचना के बारे में। इसकी संरचना कैसी है? डबल हेलिक्स मॉडल है। इसकी संरचना द्विकुंडलित संरचना है। द्विकुंडलित संरचना होने के कारण इसे जो होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है कहा जाता है। यहाँ पर बात करेंगे कि डबल हेलिक्स मॉडल दिया किसने था? तो वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल 1953 में दिया था। वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल या द्विकुंडलित संरचना डीएनए का वाटसन और क्रिक ने 1953 में दिया था। इसके लिए वाटसन और क्रिक को 1962 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। 1962 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था वाटसन और क्रिक को। इन्होंने डबल हेलिक्स संरचना इस तरह से दिया। डीएनए की जो संरचना होती है कुछ इस तरह से होता है। डीएनए मैंने बताया किस में पाया जाता है? तो गुणसूत्रों में पाया जाता है। यहाँ पर गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र की संरचना मैंने बनाया। तो यहाँ पर अगर गुणसूत्रों को यहाँ से हम तोड़कर खींचेंगे तो डीएनए इसी में छुपा होता है। डीएनए इसी में छुपा होता है। डीएनए और जीन आपको निकलकर बाहर आएंगे क्रोमोसोम से, यानी कि गुणसूत्रों में से। यहाँ पर देखेंगे आप डीएनए की संरचना कैसी है, द्विकुंडलित संरचना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये नाइट्रोजनी बेस होते हैं और ये पेंटोस शुगर या पेंटोस शर्करा होते हैं। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है कि डीएनए की लंबाई कितनी होती है? डीएनए की लंबाई नहीं होती है। एक पिच की लंबाई जो होती है 34 एंगस्ट्राम होता है। एक पिच की लंबाई, एक पिच में अगर बात करें 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड यानी कि ये टी और सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से अगर बात करें 10 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्राम होता है। जबकि यहाँ पर पूछा जाए कि 2 न्यूक्लियोटाइड की बीच की दूरी, 2 न्यूक्लियोटाइड मतलब एक ये और एक ये, इसकी बीच की दूरी जो होती है 3.4 एंगस्ट्राम होती है। इसकी बीच की 2 न्यूक्लियोटाइड की बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्राम होती है। जबकि अगर बात करें 2 नाइट्रोजनी बेस की दूरी, 2 नाइट्रोजनी क्षार के बीच की दूरी, यानी कि एक नाइट्रोजनी क्षार इधर है और एक नाइट्रोजनी क्षार इधर है, इसके बीच की दूरी कितनी होती है? तो पूछा जाता है तो 20 एंगस्ट्राम होता है। 2 नाइट्रोजनी क्षार के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्राम होता है। अगर हम बात करें कि डीएनए की कार्य, डीएनए का फंक्शन क्या होता है, डीएनए के फंक्शन के बारे में अगर बात करें तो डीएनए जो होता है वह आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। आनुवांशिक पदार्थ यानी कि माता पिता के लक्षण संतानों में ले जाने का काम कौन करेगा? डीएनए करता है। तो यहाँ पर माता पिता का लक्षण संतानों तक पहुँचाने का काम डीएनए करता है। डीएनए पाया किस में जाता है? गुणसूत्रों में। गुणसूत्र किस में पाया जाता है? तो वो केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक किस में होता है? वो कोशिका में होता है। ठीक है, ये रहा डीएनए का संरचना और डीएनए के कार्य, डीएनए किस किन पदार्थों से मिलकर बना होता है। अब हम आगे देखेंगे आरएनए को। आरएनए क्या होता है और आरएनए किन पदार्थों से मिलकर बना होता है। अगला है आरएनए। आरएनए के बारे में अगर बात करें हम लोग, आरएनए का जो फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके पहले हम लोगों ने देखा डीएनए, अब देख रहे हैं आरएनए को। आरएनए किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है? ये शुगर, इसमें शुगर कौन सा होता है? राइबोज शुगर होता है। यानी कौन सी शर्करा होती है? राइबोज। यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि थायमिन की जगह यूरासिल प्रयोग होता है। थायमिन की जगह जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं वो थायमिन की जगह यूरासिल प्रयोग किया जाता है। जबकि संरचना की अगर बात करें तो एक कुंडलीय संरचना होती है। जबकि हम लोगों ने पढ़ा कि डीएनए में
कैसी संरचना होती है, द्विकुंडली संरचना होती है। जबकि आरएनए में देखा जाए तो संरचना कैसी होती है, एक कुंडली संरचना होती है। और कार्य के बारे में अगर बात करें कि आरएनए का कार्य क्या होगा, आरएनए का जो कार्य होगा प्रोटीन संश्लेषण करना होगा, यानी कि प्रोटीन का निर्माण करना होगा। संश्लेषण मतलब होता है किसी भी चीज़ का निर्माण हो रहा है। अगर कहीं भी संश्लेषण मिल रहा है तो ये समझिएगा कि यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ बन रहा है, कोई ना कोई पदार्थ यहाँ पर किसी न किसी पदार्थ का निर्माण हो रहा है। तो आरएनए का जो काम होता है वो प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। बात करेंगे अब आरएनए के टाइप के बारे में। तो आरएनए के टाइप कौन कौन से होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। आरएनए प्रकार अगर देखा जाए तो ये 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। एक को बोला जाएगा mRNA, दूसरे को tRNA और तीसरे को rRNA। mRNA का मतलब होता है मैसेंजर, tRNA का मतलब होता है ट्रांसफ़र, rRNA का मतलब होता है राइबोसोमल। अब हम इनका कार्य देखेंगे कि इन mRNA का कार्य क्या होगा, tRNA का कार्य क्या होगा और rRNA का कार्य क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कि mRNA बाहर से आए हुए अमीनो अम्ल को पहचानने का काम कौन करेगा, mRNA। आपको पता है कि प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है हमें, जबकि हमारे शरीर में 20 अमीनो एसिड नहीं होता है। हमारे शरीर में ऑलरेडी 10 अमीनो एसिड होता है। हमारे शरीर में 10 अमीनो एसिड होता है, जो ये अनावश्यक अमीनो एसिड होता है, जो अनावश्यक अमीनो एसिड होता है। जबकि 10 अमीनो एसिड जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है वो हमें भोजन से मिलता है, वो हमें भोजन से मिलता है। जब हम भोजन करते हैं तो mRNA यही काम करेगा कि भोजन से आए हुए अमीनो अम्ल को पहचानने का काम करेगा। एक प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होगी। बाहर से आए हुए प्रोटीन, बाहर से आए हुए अमीनो अम्ल को पहचानने का काम mRNA करेगा। mRNA जैसे ही बाहर से कोई फंक्शन के बारे में बात करें तो mRNA का जो फंक्शन होगा वो बाहर से आए हुए अमीनो एसिड को पहचान कर tRNA के पास देना, यानी कि tRNA आकर इस अमीनो एसिड को ले जाकर rRNA को ट्रांसफ़र कर देता है। तो rRNA करेगा क्या, rRNA इस अमीनो अम्ल को कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन में। rRNA का राइबोसोमल RNA का काम होता है एक अमीनो। rRNA का फंक्शन क्या हुआ कि प्रोटीन संश्लेषण करना, tRNA का काम हुआ कि अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र करना और mRNA का काम हुआ कि बाहर से आए हुए अमीनो एसिड को पहचानना। ये रही बात RNA के फंक्शन और RNA के टाइप। ठीक, अगला अगर बात करें कि यहाँ पर DNA से RNA बनने की क्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगी, RNA से DNA बनने की क्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगी, RNA से प्रोटीन बनने की क्रिया ट्रांसलेशन कहलाएगा, जबकि DNA से DNA बनना रिप्लिकेशन कहलाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि DNA से ही DNA बनना रिप्लिकेशन, DNA से RNA बनना ट्रांसक्रिप्शन, RNA से पुनः DNA बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जबकि RNA से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर संरचना की बात करें, मैं बता दूं आपको कि इसकी संरचना कैसी होती है, एक कुंडलीय संरचना। जो संरचना होती है वो एक कुंडलीय संरचना होती है। आप वहां पर देख सकते हैं इस तरह से जो कि संरचना इसकी होती है। ये रही बात आरएनए की। उम्मीद है कि आप आरएनए का रही बात फंक्शन के बारे में, तो इसका आरएनए का कार्य बता दें एक बार फिर से आपको कि आरएनए का काम होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। और आरएनए क्या आनुवांशिक पदार्थ का काम करेगा? जी हाँ, बिल्कुल, आरएनए भी आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है। लेकिन वो किसमें आनुवांशिक पदार्थ का काम करेगा? तो वो HIV, इन्फ्लुएंजा, TMB, पोलियो वायरस, यानी कि इन सब में
आरएनए आनुवांशिक पदार्थ का काम करेगा। आनुवांशिक पदार्थ यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को स्थानांतरित करना। वैसे देखा जाए तो मुख्य रूप से डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है जीव जंतुओं में, लेकिन अगर बात करें कि आरएनए भी क्या आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा आरएनए भी आनुवांशिक पदार्थ का काम करेगा, लेकिन वो वायरस या जीवाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको डीएनए और आरएनए अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, अगर दोबारा देखेंगे तो मेरा वादा है आपसे कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।